नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदु। आप देख रहे हैं एसटीएन की खास पेशकश एसटीएन लाइव चर्चा। आज हम हमारी चर्चा में बात करने वाले हैं भगवान रूपी कहे जाने वाले डॉक्टर्स की। आखिर किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, और इसी चर्चा में हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर आरपी मीना, डॉक्टर नरेंद्र सिंडोरिया, और साथ ही हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं एसटीएन के संपादक रजत खन्ना जी। अमूमन देखा गया है, खास तौर पर ऐसा होता है कि जैसे ही मरीज और तीमारदार अस्पताल पहुंचे हैं कि किसी भी इमरजेंसी में, तो डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। तो इसी माहौल का वजह से जो है तीमारदारों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ चर्चा में तीमारदार जुड़े हैं, तो आइए उन्हें जानते हैं उनसे कि किस प्रकार की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। हेलो जी, कहिए। उनके यहाँ पे दर्द हुआ था घर पर, एक दर्द हुआ था, तो उसने मैंने बोला आप डॉक्टर का जाना। जी जी। सोच कर मेडिकल में गए जी। वहाँ पे उनको पता नहीं है, जांच कराए नहीं कराए पता नहीं। उनको ऐसे आस्त्र के टेबल में सुला कर रखा था, बोतल चढ़ रही थी जी। उनके आस्त्र रहते, बात कर रहे थे, पता नहीं पलंग पे जाके 3-4 मिलके उनके सिलेंडर लगाया जी। जरा सी देर में पलंग में लेटे, उसमें पता नहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको ऐसा कैसे लगा कि भाई इसमें डॉक्टरों की लापरवाही है? आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें डॉक्टर्स ने कहीं कमी रखी? उसकी जहाँ बोतल चढ़ रही थी, तो एक बोतल पे चढ़ाए उसने, ये ना पूरे शरीर में कुचर चलने लगी, कुचर चलने हाँ। मतलब एक जैसे कि दवा का कोई रिएक्शन टाइप हो गया। तो आपने आप बता दीजिए क्या हुआ? आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय? हमें आया था उस टाइम। ये दोनों आए। उस टाइम क्या हुआ कि 8 साढ़े बजे के टाइम समय था, तो उनको पेट में दर्द हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे दर्द हो रहा है सीने में, थोड़ा दिखा लेते हैं मेडिकल में। हम लोग मेडिकल में ले गए उनको, तो एडमिट कर दिया हमने। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंजेक्शन चढ़वाना है बोतल में, जो भी एडमिट करना है एडमिट कर लो आप लोग। घर वाले थे नहीं कोई भी यहाँ पे। जैसे हम वहाँ पे गए मेडिकल में, तो ले तो उन्होंने कहा भाई आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, 1.5-2 हज़ार का इंजेक्शन आता है जो बाहर मिलेगा आपको। वो मात्र बाहर तो मिला हमको 1700 रुपये का। वो इंजेक्शन केसरपुरा चौराहे पे उस मेडिकल पे 1200 रुपये का मिल रहा था। हमने कहा ठीक हो बात, पैसा लगाना है कोई बात देना ही है। हमने वहाँ इंजेक्शन लगवाने के बाद 2 बजे अच्छे खासे थे वो लोग। हमने उनसे सुबह से लेकर 9 बजे समथिंग अंदर घुस गए, वहाँ आ गए थे। 9 बजे से लेकर हमने दिन की 1-2 तक ये पूछा सबसे ही, हर पेशेंट वहाँ जो भी डॉक्टर थे, भाई हुआ क्या है, इनको हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, दर्द हो रहा है अभी मिट जाएगा। क्या उनकी यही लैंग्वेज थी, दर्द हो रहा है मिट जाएगा। किसी एक बंदे ने ये नहीं बोला हमसे कि इनके अटैक आया है। भाई हमको अटैक आया तो हम कहीं और ले आते, उनको कोटा हार्ट में ले आते, कहीं सुधा में ले आते, लेकिन उन्होंने हमसे ये बात छुपाई कि इनके अटैक आया है। प्लस 2 बजे समथिंग ये हुआ कि 2 बजे जैसे हम लोग घर पे आए, उन्होंने खाना खा के आते हैं हमें आधे घंटे में। सर ऐसा हुआ कि खाना खाने के हम 2 बजे निकले घर पे, खाना खाया भी नहीं था हम लोगों ने। 2:20 पर तो मेरा फ़ोन आ गया कि वो एक्सपायर हो गए। मैंने हुआ क्या, हम तो अच्छे खाते बात कर रहे, अच्छे खाते छोड़ कर आए हमको। वो सर 2:20 पर ही हम जैसे खाना खाते छोड़ के घर से रवाना हुए। केसरपुरा मेरा निवास है, केसरपुरा से वहाँ 5 से 7 मिनट मुझे लगे, मैं अंदर घुस भी गया था सर, लेकिन उन्होंने रवाना कर दिया वहाँ से। क्या यानी उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया? ठीक है। कोई शक नहीं कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कब किसके जीवन कहाँ तक लिखा हुआ है और कैसे ख़त्म होगा। लेकिन अक्सर ये बातें सामने आती रहती है, और खाली ये कोटा की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। जब मरीज के तीमारदार मरीज को हॉस्पिटल लेकर के पहुँचते हैं, तो वहाँ उनका एक दर्द सामने आता है कि उनको डॉक्टर्स ने देखा नहीं, उनके इलाज में लापरवाही बरती, इलाज में देरी हुई। डॉक्टर साहब अक्सर इस मामलों को लेकर के अपने MBS में भी ऐसे केसेस देखते हैं, अपनाते हैं। लगभग साल में 4-5 बार ऐसे मौके आते हैं जब आक्रोशित भीड़ तीमारदार के मरीज के पेशेंट के साथ जो आते हैं लोग, उनके और डॉक्टर्स के बीच में झगड़ा तक होता है। आखिर ये स्थितियों को आप किस अंदाज में देखते हैं, क्यों होता है ये सब कुछ? मैं इस बारे में कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहता, और मैं खुद इस हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ, और मैं डॉक्टर्स के जितना नज़दीक हूँ उतना ही मैं इस बात का भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर सर्विसेज इम्प्रूव होनी चाहिए। और बहुत सारी जगह जो स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि लोगों को गुस्सा आता है, फिर डॉक्टर्स से लड़ाई हो जाती है, डॉक्टर्स को स्ट्राइक करनी होती है,
और अंत में डॉक्टर्स को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो बदनाम होते हैं। तो इन सारी स्थितियों से बचने का तरीका श्योर प्रूफ अभी सरकारी तंत्र में नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारी गलतियां अभी सामने लाई गई हैं उसमें ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ज़्यादा हैं, प्रशासनिक। और मेरे ख्याल से अभी राजस्थान का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी क्षमताएं और वहाँ के प्रशासन की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो वहाँ पर लोगों को संतुष्ट करने वाले सेवाएं दे सकें। समय से ईसीजी करना कई बार डॉक्टर के बस में नहीं होता है, कई बार दवाएं वहाँ उपलब्ध नहीं होने पर मरीज से बाहर से ही मंगवाई जाती हैं, जिसकी कीमत पे डॉक्टर का बस नहीं चलता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये हमें हमारे जैसे एक बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ पर एक ऐसी जगह हो, काउंटर, जहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, आपको इस तरह का की बीमारी है, इसमें इतनी रिस्क है और आपको इस जगह जाकर के और ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी और इसकी आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मरीजों के तीमारदारों का बहुत सी बार ये शिकायत होती है कि हमारे मरीज की जान इसलिए गई है क्योंकि वो जांचों में और फॉर्मेलिटी में उलझ के रह गया है, उसे वक्त पे इलाज नहीं मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही बड़ी मेरे ख्याल से जो आधी जो ऐसी स्थितियां बनती हैं जब लोगों को संतोष नहीं होता है यहाँ की सेवाओं पे, वो बड़ी आसानी से सुधारी जा सकती हैं जब वहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद हो किसी जगह पे जो सारी चीज़ों के बारे में समझता हो और बता दे कि आपको क्या परेशानी है, क्या इसमें रिस्क है और कहाँ आपको जाना है और क्या क्या आपको करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम आपसे। ऐसे कई केसेस के अंदर आप चूंकि मध्यस्थ की भूमिका में रहे कि जब डॉक्टर्स का झगड़ा हुआ या तीमारदारों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, आखिर ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं कि क्या वजह है, मूल क्या है? मतलब ठीक है, ये तो अब ये होते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये देखने में आता है कि उसका कोई निर्णायक उसमें नहीं आता। ठीक है, झगड़ा हुआ, पुलिस केसेस हो गए, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, फिर कुछ वो मामला फिर ठंडा, और फिर 2 महीने 3 महीने बाद में फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है। एक बार मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर, क्योंकि ये बात पिछली बार भी जब हमने ये परिचर्याओं की एक सीक्वेंस शुरू की थी तो बार बार सामने आया था कि हर डॉक्टर को जो वहाँ पर सर्विस दे रहा है उसे ये सोचना चाहिए कि जैसे वो जब किसी उस आदमी को जो किसी मरीज के साथ आया उसकी जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए कि मैं जैसे अपने फादर को लेके गया हूँ, मैं अगर अपने फादर को हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुरंत ही डॉक्टर को देख ले, तुरंत ही उनका ईसीजी हो जाए, और अगर उस स्पेशलिटी का कोई सीनियर डॉक्टर है तो वो भी आ जाए और वो भी वहाँ कम से कम बात तो कर ले। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, ये भी एक सच है। और हमें हम जो वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं बड़े दिल से जुड़ा हुआ उनसे, तो मैं अक्सर हमने ये बात बार बार कही कि हमें ये देखना चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति आया है हम इसकी जगह ये सोचें कि ये जो इसके साथ वाले हैं ये हम हैं और ये उनके फादर या मदर की तरह हैं, और उस तरह देखें कि इनके मन में क्या चल रहा होगा, इनकी क्या उम्मीदें होंगी और ये किस तरह से आपको देख रहे होंगे और आपके एक रूखे व्यवहार से इनको कैसा महसूस होता होगा। लेकिन इसके अलावा भी एक बात वहाँ पर बार बार आई कि कई बार जब एक मरीज के साथ कई सारे लोग होते हैं तो उनकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और वो जो अपनापन जताने की कोशिश में कई बार ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पैदा कर देते हैं। और वहाँ पर इतने सारे मरीज होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और जिनमें कई लोग वाकई बहुत सीरियस होते हैं, जिनके को छोड़ करके और आप दूसरे मरीज को देखने नहीं जा सकते जो कि कम सीरियस है। और सीरियसनेस की जहाँ तक बात है, किसी पेशेंट के अगर ब्लड निकल रहा है तो वो उसके अटेंडेंट्स की नज़र में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और जबकि एक हार्ट अटैक का मरीज कितना सीरियस होता है ये सारी दुनिया जानती है और डॉक्टर्स से ज़्यादा तो कौन जानता है। तो ऐसे में कई बार उसका जो परसेप्शन या जो उसको जो महसूस होता है वो सही नहीं होता है और वो वहाँ पर एक तरह की प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। और कई बार थोड़ा सा एक और बात देखने में आई है कि जो साथ में अटेंडेंट आते हैं उसमें कोई ना कोई हीरोइज्म के चक्कर में, अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में लोगों के मानस में, और या सिर्फ राजनीति करने के लिए
वहाँ पर प्रेशर बनाता है, लोगों से लड़ाई करता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ इसमें जो हम भी फील करते हैं, कई बार मरीज के तौर पे जाते हैं या मरीज के साथ में जाते हैं, डॉक्टर्स बहुत तनाव में रहता है जब वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी। सर इसका कारण है, एक सरकारी तंत्र में ये है कि यहाँ के जो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन है, जो रेशियो है, वो डॉक्टर्स काफ़ी कम है। किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर, मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, तो जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो डेफिनेटली उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो तनाव उसके ऊपर रहता है। एक डॉक्टर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है इतने मरीज देखें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना बेस्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। और जब आदमी ज़्यादा मेहनत करता है तो थकान से आती है, तो उसके डेफिनेटली वो अपने झलकेगा से कि हाँ ये तनाव में है और टेंशन में है। तो वर्क जो रेशियो है इनका पेशेंट और डॉक्टर्स का ऑल ओवर इंडिया में, कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया में जो रेशियो है वो काफ़ी कम है डॉक्टर्स का, वो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। कितना है? जैसे 1 लाख जनता है तो उसके ऊपर कितने डॉक्टर्स होने चाहिए? कभी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जब भी कोई ये आती है तो लगभग 30 to 40% डेफिसिट होता है हमेशा। हमारे इंस्पेक्शन होते रहते हैं, उसमें जब रेशियो आता है और तो कम से कम 30 से 40% जो है डॉक्टर्स डेफिसिट है यहाँ पे अभी भी। अच्छा। अभी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर 30 से 40% डेफिसिट है। आप प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और सबसे ज़्यादा शायद वक्त आप लोग ही रहते हैं हॉस्पिटल्स में। आप क्या मानते हैं कि तीमारदार जब आते हैं या पेशेंट जब दिखाने आते हैं उनका क्या व्यवहार होता है? देखिए, एक में इन्होंने सर ने जो बात कही उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा, एक जनरल परसेप्शन जो बनाया गया पहले से कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, एक्चुअली हमें इससे आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, हम भगवान का रूप धारण नहीं कर सकते, हम एक जरिया मात्र हैं। हम कोशिश करते हैं जो मरीज़ हमारे पास आ रहा है हम उसको बेहतर से बेहतर चिकित्सा दे सकें, लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उसे मरीज़ के तीमारदार और डॉक्टर दोनों के आपस में तुलनात्मक रूप से समीक्षा करते हुए एक मुद्दा बना दिया जाता है। जबकि डॉक्टर अस्पताल में एक पूरा प्रशासन होता है, एक पूरी सीरीज होती है, उसका एक अंग मात्र है। सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हमारा कर्तव्य और हमारी ड्यूटी है वो कि हम उस मरीज को देखें, जो जांच करवानी है वो जांच करवाने के लिए उनको एडवाइस करें, जो दवाई देनी है वो दवाई दें, जो इंजेक्शन लगनी है बोतल लगनी है वो लगवाएं। लेकिन साथ में होता क्या है कि मरीज के तीमारदार विशेष रूप से वहाँ पे उनको सापेक्ष सामने प्रत्येक चिकित्सक मिलता है, तो वो सारी अपेक्षा ये रखते हैं कि सारा काम ये कर दें। उन्हें अगर एक्सरे करवाना है, ईसीजी करवाना है, तो भी वो ये अपेक्षा रखेंगे कि नहीं वो वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं वही करवा दें। प्लस साथ में होता यह है कि मरीज के जो परिजन होते हैं उनके कारण परेशानी नहीं होती, परेशानी होती है उनके साथ में दूसरे बहुत से इस तरह के लोग आ जाते हैं जो सिर्फ वहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम इनसे घनिष्ठ हैं, आज ये मौका है, तो वो वहाँ पे अपना आक्रोश दिखाते हैं। दूसरा, एक सर ने बताया कि कुछ लोग अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने का भी एक ये मुद्दा बना लेते हैं। मैं संवेदना रखता हूँ परिजनों के प्रति, क्योंकि कोई भी परिजन होता है उसकी सिर्फ एक इच्छा होती है कि उसका जो परिजन है उसको बेहतरीन इलाज मिले, जल्दी से जल्दी इलाज मिले, और वो तनाव में भी रहते हैं। भाई अगर कोई परिजन बीमार है और हार्ट अटैक जैसी अवस्था में है तो परिजन तनाव में रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। दूसरा, एक सर ने कहा डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो, एक सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी, उसके हिसाब से एक चिकित्सक है उसको दिन में 50 से ज़्यादा मरीज नहीं देखने चाहिए। लेकिन हमारी बाध्यता होती है कि हम आने वाले किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं देखेंगे। अगर अस्पताल में 100 मरीज आ रहे हैं तो हमें उनका इलाज करना पड़ेगा, 200 आ रहे हैं तो उनका करना पड़ेगा, और अगर 400 आ जाते हैं तो एक चिकित्सक को दिन में 400 मरीज भी देखने होंगे। और आप लोग गहरे से इस चीज को जानते हैं कि जो रेजिडेंट चिकित्सक हैं उन पर कितना वर्कलोड है। बहुत से ऐसे रेजिडेंट्स मिल जाएंगे, हालांकि अंदरूनी बातें होती हैं बतानी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे रेजिडेंट साथी हैं जो 5-5 दिन तक नहाते नहीं हैं, जो अस्पताल में टूथपेस्ट रखते हैं वहीं ब्रश कर लेते हैं और हर 5-7 दिन में एक नया डीओ खत्म कर देते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो 24 घंटे हैं उन्हीं 24 घंटे में उन्हें 2-3 घंटे नींद लेनी होती है, उन्हीं 24 घंटे में उन्हें सब मरीजों को देखना होता है। तो जब उनके सामने प्राथमिकताएं आती हैं कि आप अपने नींद को कुर्बान करें या आप उस मरीज को देखें, तो हर रेजिडेंट चिकित्सक अपनी नींद कुर्बान करता है, अपनी दिनचर्या के महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसको कुर्बान करता है। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं 5-5 दिन नहाते नहीं, इस तरीके से बताया। हाँ, ये वास्तविकता तो क्या कारण होता है जब आप लोग को हड़ताल पे जाने की जरूरत पड़ जाती है? इसका जवाब मैं देता हूं। हड़ताल एक सेकंड, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूं अभी आरडीए का, और मैं अभी चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूं आरडीए कोटा का। हड़ताल डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं करता है। पिछले साल
आप आंकड़े उठा लीजिए, नवंबर में स्ट्राइक हुई थी लास्ट ईयर, उसके बाद में स्ट्राइक हुई थी अभी इसी महीने लास्ट में। उसके पीछे ज़्यादातर मुद्दे रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर होते हैं। दूसरा मुद्दा ये होता है कि अटेंडेंट जानबूझकर, कई लोग जो राजनीति चमकाने के लिए आते हैं उनके द्वारा अभद्रता की जाती है। एक पेशेंट के अटेंडेंट का और डॉक्टर का जो भगवान और भक्त का जो रिश्ता है उसकी गरिमा बनाए रखी जाए। अटेंडेंट डॉक्टर में जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तो उसके बिना फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर एक, अब आपने इतना बड़ा मतलब उसको पद दिया ही है, भगवान का स्वरूप। भगवान नहीं होता है, वो भी इंसान ही है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी घर बार हैं, सब कुछ है, उसको भी उतना ही टाइम चाहिए जितना आप लोग जितनी रेस्ट करते हैं, लेकिन वर्क प्रेशर के कारण नहीं कर पाते हैं। हड़ताल की बात ऐसी है कि हम कभी जानबूझकर स्ट्राइक नहीं करते हैं। हमें पता है कि कोई बेचारा गांव से आता है कितना परेशान होता है। कारण ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोजेज ज़्यादा होते हैं और उनको डायरेक्ट डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना बहुत गलत है। हाँ, आप इसके ऊपर डायरेक्ट डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना इसलिए गलत है क्योंकि कई चीज़ें आप रूटीन में होती हैं, तो रूटीन की चीज़ें डॉक्टर के बस में नहीं होता है। आपकी ईसीजी की मान लो अब 1 घंटा 2 घंटा लगा है, तो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी काउंटर है, इमरजेंसी देखी जाती है, वहाँ पे इमरजेंसी में ईसीजी होती है और वो बेड साइड होती है। आपको इन्फॉर्म करना होता है, आपको बताना होता है कि इमरजेंसी है, डॉक्टर खुद देख लेता है इमरजेंसी है। और रूटीन जो ईसीजी होती है उसमें ठीक है टाइम लगता है, उसमें आप लाइन में लगते हैं। एक डॉक्टर 400 की ओपीडी है, लाइन लग रही है, तो उसमें डॉक्टर 4 हाथ तो है नहीं, टाइम लगता है हर मरीज को देखना। तो इसका मैं ये नहीं समझता कि डॉक्टर की कोई गलती है इसमें, ठीक है। स्ट्राइक की बात ऐसी, हम स्ट्राइक जानबूझ के कभी नहीं करते हैं। पिछले महीने जो हमारे प्रदेश व्यापी हड़ताल हुई थी उसका कारण क्या था आपको शायद नहीं पता हो। एक प्रसूता के द्वारा एक डॉक्टर के ऊपर एक छेड़छाड़ का केस लगाना, ये कहाँ मानवता में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भगवान जो किसी को जान दे रहा है, ठीक है, जिसकी जान बचा रहा है, वो उसके साथ रेप करेगा या छेड़छाड़ करेगा? कहीं लिखा है कहीं? ये आप सोच सकते हैं, जनता सोच सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब सारे केसेस एक केस को लेकर के हम नहीं यहाँ पे बात कर नहीं सर, मेरा कहना ये है, इनका भी अपना सर, मेरा इनसे हम जान लेते हैं उस दिन क्या हुआ था। ये कोटा में से बहुत कम लोग होंगे राजनीति नहीं करते होंगे, शायद हर दूसरे घर में मैक्सिमम अटेंडेंट। आपसे वही कहना चाहता हूँ भाई, राजनीति आपने कहा, सर ने कहा कि राजनीति सब कर रहे हैं, राजनीति सभी करते हैं। हर 3 घर में ऐसा घर होगा कि नेता निकलता है उस घर में। बिल्कुल, कोटा में तो मैं मानता हूँ क्या, खुद हम समाज सेवा करते हैं, हम भी समाज सेवा करते हैं, क्या हम भी रहते हैं दिन भर वहाँ पे मार्केट में। सर आपके ही होता है, जैसे आपने भी कहा कि 1-2 घंटे से, हम नहीं वही कह रहे हैं। जैसे आज इनकी बच्ची, इनकी एक ही बच्ची थी गिरिराज अंगेड़ी जी की, इनको यदि हम सुबह 9 बजे से गए, रात दिन की 1 बजे तक हमने कई बार उनसे पूछा कि अटैक आया है, क्या है, इनको बताओ तो हुआ क्या है। ये हमसे वो लोग कहते हैं कि अटैक आया है, तो हम कहीं व्यवस्था करते हैं, कोई बेड डॉक्टर बुलाना चाहिए हमको, या जैसे सर मेरे को जानते हैं, मैं सर को कॉल करता, सर आते हैं वहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ स्थिति। और सर वो मैं आपसे इसका कारण जो है सर, इसका है कि कैसे पता नहीं लगता है कि जब मरीज को अटेंडेंट लेके आते हैं, 3 या 4 जने लेके आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो शुरुआत में आया और पेशेंट को रिलीफ मिला किसी इंजेक्शन से, किसी ड्रिप से, ऑक्सीजन से रिलीफ मिला, तो पेशेंट के अटेंडेंट इतना ही सोचता है कि इसको आराम आ गया, उसको इतना ही सोच है कि आराम आ गया, फिर वह किसी कारण से वहां से चला जाता है, फिर दूसरा अटेंडेंट आ जाता है, फिर जैसे उसको कुछ जांच कराते हैं तो फिर दूसरा भी चला जाता है सर। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा लगता है, जबकि पेशेंट सीरियस होता है, लेकिन अपने आप में मरीज शुरू से ही सीरियस है हुआ। लेकिन एक अटेंडेंट तो जो जिसको आया था ऑक्सीजन लगाने से, आपका इंजेक्शन लगाने से, ड्रिप लगाने से उसको रिलीफ आ गया, तो सोचता है पेशेंट ठीक है हमारा, उसका उसके बाद वो चला गया। तो सर मैं वही बात में जा रहा हूं, तो उसके बाद दूसरा अटेंडेंट आएगा, उसको लगेगा कि जांचें करानी है, उसने करा ली, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि वह जो अटेंडेंट था जिसको समझाया था, वह उस पेशेंट के जो रियल अटेंडेंट है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उस इंफॉर्मेशन जो है कि आपके पेशेंट को हार्ट अटैक है नहीं है, हार्ट अटैक है तो कितना सीरियस है, वह मरीज के जो रियल अटेंडेंट है उस तक नहीं पहुंच पाती। ये भी एक कारण है, क्योंकि अटेंडेंट बदलते रहते हैं। तो ऐसा है कि जो मेन आदमी है उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ये सब चीजें जो गैप आता है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आता है, और अटेंडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए डॉक्टर पेशेंट के, क्योंकि डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो, मैं इमरजेंसी डील करता हूँ, मैं कंपाउंड इंजरी डील करता हूँ, ट्रोमा डील करता हूँ, उसमें सीरियस पेशेंट के पाँव कट जाते हैं, 3-4 पाँव कट जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट वाले आते हैं,
रोड साइड एक्सीडेंट वालाते हैं, हम ठीक करते हैं, लेकिन जैसे पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं, ब्लड लगाते हैं, रिलीफ आ जाता है उसको, तो सोचते हैं पेशेंट ठीक है, लेकिन अंदर से ठीक नहीं होता है वो, उसको एक टाइम लगता है कि 24 से 48 घंटे तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज की तो कमी हम भी महसूस करते हैं कि जैसे इनके पेशेंट को आप ठीक है एक उसमें नहीं देख पाए, संभाल नहीं पाए, या उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन कई केसेस तो बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह होते हैं। तो लेकिन अगर मरीज के साथ में जो लोग आ रहे हैं, तीमारदार आ रहे हैं, अगर समय रहते उनको आप अगर ये थोड़ी सी जानकारी दे दें तो काफी कुछ। सर मेरा निवेदन यही है कि अस्पताल में 99% लोग बचते हैं और वहाँ एक्सपेक्ट कर जाते हैं कि 99% बचेंगे। इलाज होता है जब अपन वहाँ मूव करते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ लोग इसलिए पूरा कोटा इसलिए दौड़ रहा है कि वहाँ पे हमारा इलाज होगा, तो 99% हम बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी अनहोनी किसी कारण से, सर ने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कहीं, क्योंकि सिस्टम है ये, वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, टेक्नीशियन का काम टेक्नीशियन करेगा, नर्सिंग स्टाफ का काम नर्सिंग स्टाफ करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, और एडमिशन का एडमिशन करेगा। तो वो जो टीचिंग डॉक्टर है, वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर बैठा है या सीएमओ बैठा है, उसके हाथ में भी सारी कुछ नहीं होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप से ये झगड़े होते हैं या बात होती है, कन्वर्सेशन होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए इस तरह का जो माहौल बनता है, आपने देखा होगा आज से 5 साल 10 साल पहले इस तरह के घटनाक्रम सामने नहीं आते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि पहले जो कुछ होता था उस पर परिजन विश्वास करते थे कि हाँ डॉक्टर साहब उन्होंने पूरा अपना संपूर्ण दिया और फिर भी वो नहीं बचा सके। और आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, जितने भी चिकित्सक हैं उनके परिजन क्या एक्सपायर नहीं होते हैं? जितने भी अस्पताल में जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं उनके परिजन भी एक्सपायर होते हैं और वो अपने परिजन को नहीं बचा पाते, क्योंकि ये मेडिकल साइंस है। आपने कहा कि पिछले 8-10 साल में ये सब चीजें बढ़ी हैं, तो एक 8-10 साल के अंदर डॉक्टर्स की जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए, नहीं भूमिका में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। इसका मैं बताना चाहूं, ये पेशा जो बहुत पवित्रता के साथ में रहा है वर्षों तक, सालों साल तक, जिसकी पवित्रता बरकरार रही, लेकिन अब वो कमीशन खोरी का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। सर क्या उसकी वजह से भी सर मैं बताऊं, जब पेशेंट सर हमारा आता है, सर एक सेकंड, हाँ एक मिनट, पेशेंट जब हमारे पास आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसकी जान इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, कि सबसे पहले उसका पांव और उसका जान जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ चीज कुछ याद नहीं आता सर हमारे को, केवल मरीज याद आता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, आपसे एक सवाल सोच रहा था, क्या मैं आपसे पढ़ा नहीं हूँ ना, जैसे मैं पूछना था आपके, यदि आपके कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, कोई पेशेंट आता है, उसका पोस्टमार्टम होता है कि नहीं होता अपने मेडिकल? हार्ट अटैक का जो पेशेंट आता है, हार्ट अटैक कई तरह से होते हैं। कुछ हार्ट अटैक ऐसे होते हैं कि पेशेंट अस्पताल में नहीं पहुंच पाता है। कुछ हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जो अस्पताल में आने के 2 घंटे तक पेशेंट रहता है। कुछ हार्ट पेशेंट ऐसे होते हैं अस्पताल में आने के 7-8 घंटे बाद यदि पेशेंट उठता है तो आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं या नहीं? हाँ, उसको अटेंडेंट को बोलते हैं कि वे पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, कायदे से इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अच्छा। लेकिन पेशेंट कहता है साहब जो होना था हो गया, हम ले जाएंगे। नहीं सर, अब आपको ये लेकिन उसके हाँ मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जैसे इनके भाई थे, हम घर चले गए थे, देवर था इनका, तो उनसे आता उन्होंने साइन कराए और मात्र 10-15 मिनट में उन्होंने उनको वहां से रवाना कर दिया। सर नहीं, अटेंडेंट क्या हुआ उसी टाइम पे क्या होता है, गांव में अभी भी इसके प्रति भ्रांतियां हैं कि चीराफाड़ी होगी इसकी, इसको अंग भंग होगा, ऐसी मान्यता है सर। मैं ग्रामीण प्रवेश से जुड़ा हुआ हूँ, पूछा ही नहीं वो तो बात की बात है, वो रिकमेंडेशन जो होती है लोगों की, पोस्टमार्टम की लेकिन जब परिजन कहते हैं तो पोस्टमार्टम होता है। आरोपी के अंदर अभी भी सर अंग भंग होने का डर रहता है, मेडिकल लीगल जो तो लोग बात डरते हैं, अभी भी नहीं कराते हैं, तो जो होना था हो गया। सर हमारे दिन में तो ये आया था, बाकी पोस्टमार्टम हर पेशेंट का यदि अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम उसको एडवाइज किया जाता है कि इसका पोस्टमार्टम कराओ। लेकिन मरीज के रिश्तेदार अभी भी इस हाड़ोती के अंदर पोस्टमार्टम से डरते हैं। 20-20 साल के 18 साल के जो पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, नहीं कराते, सब अंग भंग हो जाएगा हमारा, इसलिए आप तो जो होना था हो गया, ये साइन करा लो, ले जाओ। इसलिए बाकी हर डॉक्टर एडवाइज करता है कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक मिनट, ये जो चर्चा हमारी चल रही है, एक चीज तो साफ हो गई कि डॉक्टर्स ने अपनी परेशानी रखी है सामने, कि एक तो वो तनावग्रस्त होते हैं, दूसरा वो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि मरीज को बचाया जाए, ना कि उनकी दूसरी कोई प्रायोरिटी होती है। और डॉक्टर ये भी जान लेता है कि किस मरीज को उनकी कितनी आवश्यकता है। लेकिन उधर मरीज के तीमारदार कुछ और समझ रहे हैं। मरीज के तीमारदारों को ये लग रहा है कि भाई उनका इलाज टाइम पे नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, इस मनोविज्ञान को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब आप तीमारदार का भी देख लीजिए दिमाग में क्या चल रहा है और डॉक्टर्स के बीच में भी क्या चल रहा है। इस मनोविज्ञान का जो टकराव है दो दिमागों का, अब दोनों ही एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं कि कौन क्या पक्ष क्या सोच रहा है।
इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि ये कैसे समझा जाए? मैं इस बारे में बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सच बात यह है कि बहुत सारी प्रशासनिक कमियां गिना दी जाएं, बहुत सारे वर्क के प्रेशर गिना दिए जाएं, तो भी डॉक्टर्स को बदलना होगा। क्योंकि हम जिस कंट्री में सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ सब कुछ मैकेनिकल नहीं हो सकता, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बहाने से नहीं चल सकता। हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा और हम जिम्मेदार होना भी चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें इस तरह से प्रेशर की तरह पैदा हो जाती हैं कि आपको अगर आप रिएक्ट नहीं करो तो अपना बचाव नहीं कर पाओ। अगर जैसे एक डॉक्टर के साथ ये लगता है तो उसे लगता है कि कल परसों कोई भी डॉक्टर सर्विसेज देने में हिचकिचाएगा, और ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर टालना शुरू कर दे, वो और भी बुरी स्थिति होगी। नहीं सर, तो देखा हमने ऐसा भी देखा है, जैसे आप बता रहे हो टालना। हम जैसे मरीज को लेके नहीं, मैं इस बात को महसूस करता हूँ, मतलब हम डॉक्टर भी महसूस करते हैं। नहीं, हम भी महसूस करते हैं इस चीज को। जैसे हम मरीज को लेके मैं गया, जैसे कि हमारे भाई साहब थे, ये पड़ोसी हमारे, इन भाई साहब को मैं लेके गया, मैंने कोऑपरेट किया, मैंने सर इनको थोड़ा देख लीजिए आप, थोड़ा अर्जेंट है सर। तो उन्होंने कहा नहीं आप खड़े रहिए, अभी देखेंगे हम आपको। चलो ठीक है, हमने सोचा, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर आप देख लीजिए इनको। उन्होंने फिर चेक किया, माना, मेरे को कोऑपरेट किया उन्होंने कि नहीं देखा। फिर उन्होंने देख के ECG बोला मेरे को, मैंने वहां जाके बोला, मैंने कि सर इनको ECG करना अर्जेंट है, सर ने बोला। वहां पे भी मुझे कोऑपरेट किया। लेकिन जो छोटे होते हैं, जो छोटे डॉक्टर मतलब कंपाउंडर, ये कोई कोऑपरेट नहीं करते, ये इस तरह से भाषा सर जो पर्ची काटने वाला व्यक्ति नहीं बोलता, आप कभी कोई बात नहीं करता, तू से बात करते हैं। मैंने खुद बोल करा है, मेरे से बोला गया सर कि तू लाइन में खराब है, अभी तेरा नंबर जाएगा, ये लैंग्वेज बोली गई है। वो ऐसे बोलता तो उसके दिल पे क्या बीतते, मैं पूछना चाहता हूं। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने कहा कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, आपने हालांकि ये कहा कि आपको डॉक्टर्स के साथ कोई समस्या नहीं थी। दूसरा, एक्चुअली वहाँ पे जो काम करता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में काम करता है। आप अपने परिजन को लेके आए, साथ में उसी समय आपने देखा होगा इमरजेंसी में 10-15 लोग और भी खड़े होते हैं। उस समय चिकित्सक को निर्धारण करना होता है कि मैं प्राथमिकता से किसको देखूं, और कई बार उसमें इस तरह की परिस्थिति आ जाती है कि किसी इमरजेंसी केस को देख रहे हैं, पास में दूसरा इमरजेंसी केस आ गया, तो उस समय जो भी आता है वो चाहता है कि भाई नहीं पहले मेरे केस को देखें। हालांकि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती, फिर भी कई बार मानवीय चूक हो जाती हैं। और देखिए मेडिकल साइंस है, ये कोई मैथमेटिक्स या रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें सारी चीजें पूर्व निर्धारित होती हों। बहुत सी बार अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्यार से भी बात कर लेना तो आदमी थोड़ा ठीक हो जाता है। आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। इस तरह से व्यवहार होता है तो वो दुखी हो जाता है, वो सोचता है कहाँ आगे। आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात छोटे मतलब हम भी बदलना चाहते हैं। नहीं, सच बात है, हम बदलना चाहते हैं और हमने बदलने के प्रयास भी किए, और इतने सीरियस प्रयास किए कोटा में जितने शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। आज के 3 साल या 4 साल पहले की बात है, हमने सबसे पहले रेजिडेंट डॉक्टर को साथ लिया, उनसे हमने सबसे पहले बात कराई, एक बीकानेर के डॉक्टर रहमानी को बुला के कि भाई जब आप प्रैक्टिस किया करते थे, लोग आपको भगवान की तरह मानते थे, तब क्या था और अब हम क्या गलती कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाई डॉक्टर्स बदल रहे हैं, और जो यंग डॉक्टर्स हैं वो वाकई हमारी तरह नहीं लोगों के दिल में है। तो फिर उन्होंने हमें कुछ सजेशन दिए। फिर उसके बाद में हमने एक डॉक्टर्स की अपने सीनियर्स और टीचर से मीटिंग कराई कि भाई आप जिस तरह से कई बार गुस्सा कर देते हो, इससे अपने प्रोफेशन को कितना नुकसान हो रहा है। फिर हमने उसकी बात कराई वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, सुप्रिंटेंडेंट, की भाई ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, ब्लड टाइम पे नहीं आना, जांच टाइम पे नहीं होना, इनका कहीं ना कहीं सुधार करें। तभी ये बात निकल के आई थी कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर सारी चीजों को समझते हुए एक आदमी बैठा हो जो उसे सही दिशा में गाइड कर दे और सॉल्यूशन निकल जाए। और इन सब के चलते उस दौर में जिस बात से शहर के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, मीडिया का हमें कोपभाजन होना पड़ता था कि हम हड़ताल करते थे। जब पिटाई के जवाब में डॉक्टर के पास कोई तरीका नहीं रह जाता, उसे लगता है कि मैं अब अपने आप को कैसे सेव करूं। सर मैं वैसे कहना चाहता हूँ, ये अभी सर ने कहा था कि लेडीज ने इंजाम लगा दिया कि भाई छेड़छाड़ का था। मैं उसके आपके वीकली डॉक्टर बैठते हैं बहुत सारे वहाँ पे, जो वीकली बैठते हैं, कमरा 2 में और 1 में बैठते हैं वीकली डॉक्टर। कौन वीकली जो बैठते हैं, सप्ताह में एक बार डॉक्टर बैठते हैं, आपके काफी सारे बैठते हैं। वहाँ पे आप देखना सर भीड़ काफी लंबी लगती है, मैंने देखा, मैं खुद गया हूँ कई बार। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके जो गार्ड होते हैं या कर्मचारी काम करने होते हैं, वहाँ जेंट्स होते हैं,
वहाँ लेडीज नहीं होती कभी, आपने देखा गौर करा है। मेडिकल साइंस के अंदर मेल फीमेल का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल का सब बराबर है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर है उसने पूरी पढ़ाई करी है। आप एक बार खुद देखना, तो ये थोड़ा सा अपन को नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि मेल फीमेल का डिफरेंस मेडिकल में नहीं रहना चाहिए। आप क्या जानना चाहते हो? मैं वो कहना चाह रहा हूँ, ये गार्ड को आप देखना सर दूर से कि उसका तरीका कितना अच्छा रहता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। गार्ड बहुत गलत बोल रहा है, आपको दुख लगेगा कि यार समझोगे भाई गार्ड साहब कैसे बोल रहे हो आप, हमने खुद ही बोलते गार्ड साहब सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये लेडीज है, आपकी माँ है, बहन है, ये इनको थोड़ा ढंग से बोलो। बिल्कुल सही बात है आपकी। धक्का मारोगे तो हर जगह की लेडीज होती है देखो मार्केट में। नहीं, आपका कहना ठीक है, इसमें क्या है कि हर चीज के लिए आपके दिनों दिन अस्पताल में जो भी समस्या आ रही है उस चीज के लिए एक डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना, एक डॉक्टर के प्रोफेशन को मतलब इस तरह से मतलब बदनाम करना, हर तरह से मतलब उनको कैटेगरी में खड़ा करना, ये गलत है। क्योंकि आपका चपरासी आपकी गलती कर रहा है या नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को मतलब नहीं कर रहे, जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं हम आपसे। हम ये बात नहीं कह रहे कि भाई हर बात का जवाब दे दें, लेकिन हम आपकी बात को समझ रहे हैं और आप डॉक्टरों पे केंद्रित करते हैं। डॉक्टर के ऊपर ये मीटिंग छोटे टाइम में नतीजे निकाल लेंगे। अगर अपन डॉक्टर्स पे बात करेंगे ना, हम पे सीधा आप आरोप लगाइए, आपकी कमी है, अच्छा रहेगा। वो सच है, ये अगर अपन ने नहीं किया तो अपन बहुत सारा टाइम बेकार की बातों में निकाल देंगे। सर आप बताइए डॉक्टर कहाँ का मेरा निजी अनुभव इसी मामले को लेकर, साल डेढ़ साल पहले हमारी ऑफिस की तीसरी मंजिल से एक बच्चा नीचे गिरता है, मतलब उसकी जान नहीं जाती लेकिन सिर में उसके इंजरी आती है। जी सर। हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ठीक है, मेडिकल MBS में सुबह सुबह का टाइम है, वहां पे हमें रेजिडेंट बैठे हुए मिलते हैं। हम उनसे कहते हैं रविवार का दिन अलग है, हाँ, हम उनसे कहते हैं इसको भर्ती कर लो, देख लो, ठीक है। उन्होंने कहा देख लिया, उनका यार तो न्यूरो का मामला है, डॉक्टर साहब तो है नहीं, कल परसों आएंगे। अब हमने कहा भाई कल परसों तक इसका क्या करेंगे, सही बात कि ये तो ऐसे ही रहने दो इसको। तो मैंने कहा भाई आप इसको रिलीज कर दीजिए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। कि नहीं वो तो नहीं होगा अब ये। अब रेजिडेंट ठीक है, सुबह सुबह का तनाव में हमें भी दिख रहा है, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा ही अजीब किस्म का व्यवहार उस दिन हमें देखने को मिला। सर उसका कारण है कि अंत में हमें मतलब बड़े मतलब अधीक्षक साहब को फोन करके उसको कहलवाना पड़ा कि इसका पेशेंट मर जाएगा भाई 2 दिन में, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने दो। लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने तक के लिए उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं, पेशेंट तो आ गया, मैं नहीं जाने दूंगा इसको। अब ये क्या व्यवहार है, बड़ा अजीब। डॉक्टर साहब को मैंने इस बारे में एक बार बताया। नहीं सर, मैं उसमें निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऐसे घटना होती है उसके अंदर कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कोटा के अंदर एकमात्र न्यूरो सर्जन है, कई सालों से एक ही चलते आ रहा है, एक ही सर्जन है। उसके अंदर में 2-2 हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी है, MBS भी है, और कभी कभी उसको छुट्टी पे भी रहना पड़ता है। तो किसी कारण से यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जनरल सर्जन होता है। जनरल सर्जन असेसमेंट करता है उसका, पेशेंट को तभी एडमिट करता है कि वो सर्वाइव कर जाएगा, तभी भर्ती बोलते हैं अटेंडेंट को कि हाँ कोई बात नहीं रख लो इसको। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, भर्ती के टाइम पे उसका समझा जाता है कि भाई हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं है और इसकी स्थिति गंभीर है, हायर सेंटर पे ले जा सकते हैं भर्ती होने से पहले। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि मरीज के अटेंडेंट नहीं होते हैं, बच्चा गिर गया है, कोई लेके आया है, तो उसका डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उसी मरीज की जान बचाई जाए। तो जो अपन से हो सकता है जनरल सर्जन से, क्योंकि जनरल सर्जरी वाला रेजिडेंट भी होता है, उसका रोटेशन सर न्यूरो सर्जरी में करा के देते, 2-2, 3-3 महीने की रोटेशन पोस्टिंग होती है इनकी। तो जो इनसे बन पाता है बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी इस मरीज को जान बचाई जाए, क्योंकि नॉलेज उनको भी बेसिक नॉलेज होती है। इस तरह से उसको रोकते हैं कि भाई कोशिश करें अपनी तरफ से। फिर अटेंडेंट कहते हैं कि हाँ सर हमारे को अब यहाँ न्यूरो सर्जन है नहीं मेन, तो ले जाना चाहते हैं, फिर ले जा सकते हैं। लेकिन पहले 2-3 घंटे सोचते हैं कि इसको ऑब्जर्व रख करके जितना हो सके इसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो जनरल सर्जन है उसकी भी रोटेशन से पोस्टिंग होती है न्यूरो सर्जरी में, तो बेसिक आइडिया उनको भी रहता है। इस चर्चा के इस सेशन के अंदर तो कुल मिलाकर के हम इस बात पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि तीमारदार ये चाहते हैं। सर एक मैं एडवाइस और मैं देना चाह रहा था कि हम आपसे भी उतनी उम्मीद करते हैं जितनी आप हमसे करते हैं। जी सर। पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए एक सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है, जिस पर ना सरकार कभी कोई योजना बनाती है उसकी, और एडमिनिस्ट्रेशन जितने अपने स्तर से जितना कोशिश करता है वो बहुत सराहनीय है। हम चाहते हैं कि भाई एक तो वार्ड एक हमारी एक बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, एक वार्ड में हमारी एक तो सुरक्षा बढ़ाई जाए। दूसरा कि OPD में बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ पेशेंट आते हैं, पेरीफेरी से बहुत ज़्यादा मतलब रस रहता है, पेरीफेरी में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है,
कमजोर हैं या फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, सरकार से हम ये डिमांड करते हैं। दूसरा ये कि डॉक्टर्स की स्पेशली एक सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए कोई हॉस्पिटल टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे कि एक ओपीडी में मतलब डॉक्टर्स की बहुत सुरक्षा पुख्ता नहीं रहती है, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए, प्रशासन को, सरकार को इस तरफ एक गहन विचार करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी सर हमारा कहना है कि मतलब है कि जितने पेशेंट के रिलेटिव को दुख होता है ना, उतना उससे ज्यादा दुख हमारे को होता है कि पेशेंट हमारा है। अब अस्पताल आने के बाद आपका पेशेंट नहीं रहा, वो हमारा पेशेंट होता है। और दिल से कह रहा हूं मैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको कि डॉक्टर बात अलग करते हैं, बाकी हमारा रहता है कि पेशेंट जब अस्पताल आ जाता है ना, तो मरीज के रिश्तेदार का कम होता है, हमारा ज्यादा होता है। तो दिल जब कुछ अनघटना होती है, एक्सपायर होता है, तो हमारा भी दिल दुखता है सर। हम अपने घर पे जाके दिल दुखता है, हम अपने घर पे हमारा ज्यादा होता है सर। अगर आपकी आंखों के सामने एक ऐसा मरीज जिसका आप इलाज कर रहे हैं आधे घंटे, 1 घंटे या 1 हमारा रिलेशन अगर आपकी आंखों के सामने एक्सपायर होता है, तो ऐसा हमारे को लगता है हम ये नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, जिसके लिए वो नहीं कर पाए। सर्वाइव करता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। इसके अंदर सजेशन ये भी तो हो सकता है कि भाई जब रेजिडेंट की पढ़ाई के साथ में एक विषय और उनको पढ़ाया जाए कि भीड़ का मनोविज्ञान, क्योंकि सबसे ज्यादा फेस उनको करना होता है शुरुआत की बात सही है। एक भीड़ का मनोविज्ञान क्या कहता है, जैसा कि तीमारदार ये बार बार एक बात को कह रहे हैं कि अब आपका या आपके स्टाफ का व्यवहार उन्हें उत्तेजित करता है। सही बात। आपके व्यवहार को ठीक कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी तो हम कुछ सेमिनार ये चीजें सर समय के साथ में डेफिनेटली आती है। एक महत्वपूर्ण बात जो इस परिचर्चा में आती है और वो कहीं न कहीं बीच में समय के साथ में धीरे-धीरे मैच्योरिटी आती है। कमीशन का मुद्दा सर, उस मुद्दे पे मैं कमीशन वाला आपने बीच में वो मुद्दा उठाया था, मैं कहना चाहूंगा एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है डॉक्टर्स के खिलाफ। एक जनरल परसेप्शन क्या होता है कि एक आम मरीज जो कहीं न कहीं किसी बड़े अस्पताल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी, और जब गंभीर मरीज होता है, गंभीर बीमारी होती है, उस किसी अस्पताल में जाके और वो अनचाहे 5 स्टार फैसिलिटी के कारण लुट के आता है, वहां पे कभी उसका बिल 5 लाख आता है, कभी 10 लाख आता है, लेकिन उस परसेप्शन के कारण उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये भर दिया जाता है कि नहीं डॉक्टर्स खर्चीले हो गए हैं या फिर वो इतना पैसा कमा रहे हैं, जबकि वो एक बिजनेस सीरीज होती है। दूसरा आपको मैं बताऊं, कमीशन की आपने बात कही, भाई डॉक्टर्स कोई दवाई बनाते हैं या फिर कोई डॉक्टर्स उनकी दवा का जो कीमत निर्धारित करते हैं या फिर डॉक्टर्स दवाई बेचते हैं? ये दवा की कीमत का निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार का है। अगर एक दवा है उसकी 2 अलग अलग कीमत है, या फिर सरकार को यह पता है इस दवाई को बनाने में 10 रुपए लगते हैं और इसकी कीमत 100 रुपए है, सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है? अगर उस दवा की कीमत 10 रुपए वाली की आप 12 रुपए रखते हैं। माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो भी जानकारियां हमारे या परसेप्शन में आ रही हैं, जनता के बीच में आ रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक चैन है। वो चैन, आप उस चैन को भी याद करिए। जो दवा प्रतिनिधि आपसे जब मिलते हैं आकर के, और जब वो बाहर आकर के डॉक्टर्स के बारे में जो कहते हैं समाज में बैठ करके, तो एक परसेप्शन तो वहीं पे क्रिएट कर देते हैं बहुत बड़े एक समाज के अंदर। तो आप उससे बच तो नहीं सकते नहीं, और ये कमी तो आई है। नहीं, लेकिन उसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं। उसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं। एक दवा है, एक दवा एक प्राइस करें, एक दवा का एक प्राइस में एक प्राइस करें। दूसरा, ये काम केंद्र सरकार कर सकती है या फिर सरकार कर सकती है। हम आपको एक बात बताऊं कि उसके अंदर दवा की यह कीमत निर्धारित हो जाएगी। अगर एक 10 रुपए की दवा है, सरकार उसमें निर्धारित कर देती है कि भाई इसमें इनको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, 5 रुपए 10 रुपए, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं है। एक कीमत निर्धारित हो जाए तो आप बताइए फिर वो कहां से हम समझना भी चाहते हैं। सर इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1 मिनट आपसे आप ही जवाब दे दीजिए। हम ये समझना चाहते हैं, जब आपने ये कहा केंद्र सरकार दवा की कीमत तय कर सकती है, तो ये करती भी है, नहीं करती भी है, कर सकती है। मांग तो पिछले बार कई सालों से चली आ रही है। एमसीआई ने आज तक इस पे क्या मतलब क्या कहा सरकार पे, वो भी दबाव बना सकते हैं? इसमें एमसीआई ने ये कहा है कि भाई जो जेनेरिक मेडिसिन का जो एक कानून बनाया है इन्होंने, कि हर अस्पताल में डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन लिखेगा। डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन लिख रहे हैं, कुछ मेडिसिन मान लो अस्पताल में अवेलेबल नहीं है तो उसको एनओसी दी जाती है कि भाई आप बाहर से ले सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वही जेनेरिक मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर पे वो एक 5 रुपए की स्ट्रिप आती है, फॉर एग्जांपल सेट्रिजिन आती है, और उसके ऊपर सरकार उस पर जेनेरिक प्राइस नहीं लिखती है। आप ध्यान से देखना इस चीज को, वो जेनेरिक प्राइस नहीं लिखती है और वो मतलब ब्रांडेड प्राइस लिखी रहती है। तो मान लो मेडिकल स्टोर वाला जो भी हो XYZ, वो उसको 55 रुपए की बेच रहा है, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है?
एक सर इसमें महत्वपूर्ण बात लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। वो 5 रुपए की मेडिसिन वो बेच रहा है, तो उससे हमारा क्या लेना देना है? कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवा लिखनी चाहिए, हम लिख रहे हैं। एक बात बताइए, एक मरीज आता है, आप अपने परिजन को लेके गए, आपका विश्वास किसके प्रति रहता है, किससे अपेक्षा रहती है मरीज ठीक हो? डॉक्टर से रहती है। डॉक्टर किसी भी मरीज परिजन ने आज तक कभी कहा कि नहीं मैं उस मेडिकल स्टोर से मैंने दवाई ली, उस दवा के कारण मैं ठीक नहीं हुआ? क्योंकि आपकी जवाबदेही होती है वो हमारे प्रति होती है और हमारी जवाबदेही आपके प्रति होती है। इसमें सीरीज ये प्रोपेगेंडा की इसलिए चली क्योंकि कुछ दवा कंपनियां या फिर कुछ मेडिकल स्टोर सीरीज वो चाहते हैं कि दवा का अल्टीमेट अधिकार उनके पास आ जाए। अगर पैरासीटामोल मैं लिख के भेजूंगा, सामने वाले स्टोर पे पैरासीटामोल नहीं मिलेगी, तो वहां पे जो मेडिकल स्टोर पे जो बैठा है उसके पास संपूर्ण अधिकार आ जाएगा कि वो दवा उनमें से उपलब्ध उनमें सेलेक्ट करके कोई सा भी दे दे। जबकि कोई भी परिजन कभी भी ये नहीं कहता कि मैं उस मेडिकल, आपने सुना होगा कि मैं उस अस्पताल में गया मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ, मैं उस डॉक्टर साहब को दिखाने गया मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ। आपने आज तक कभी किसी के मुंह से ये सुना कि मैं उस मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आया या उस कंपनी की दवाई लेके आया मेरा ठीक नहीं हुआ? क्योंकि अल्टीमेट जो जवाबदेही है वो हमारी होती है और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज ठीक नहीं हो। एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा। हम हाँ ये मान सकता हूं कि किसी की फीस ज्यादा हो या फिर किसी से इलाज करवाना खर्चीला हो, यह संभव है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि हम भी एक सामाजिक जीवन जीते हैं, हमारी भी शादी होती है, हमारे भी बच्चे होते हैं। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, या तो गवर्नमेंट ये निश्चित कर दे कि जो भी चिकित्सा पेशे में आ रहा है, जो पीएमटी पास कर रहा है, उसकी शादी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसकी कोई वो साधु बन सामाजिक आवश्यकताएं नहीं होंगी। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें एक अस्पताल में कमरा दे दिया जाए, हम उसके अंदर रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन जब हमसे ये अपेक्षा की जाती है सामाजिक कि नहीं हमारे बीवी भी हो बच्चे भी हो, आप बताइए हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम सस्ता इलाज करें। एक भी हिंदुस्तान का एक ऐसा आप मॉल बता दीजिए, सिनेमा हॉल बता दीजिए, जो डॉक्टर को डिस्काउंट देता हो, फ्री की नहीं कह रहा, डिस्काउंट देता हो। एक होटल वाला बता दीजिए जो ये कहता हो कि हमारे यहाँ पे कोई भी चिकित्सक आएगा हम उसको 20% मेडिकल वाले देते होंगे, हमें नहीं देते। हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम मरीज से पैसा नहीं लें, हम फ्री में दें। और एक जनरल परसेप्शन 90% चिकित्सक हैं वो आज भी एक औसत जीवन जी रहे हैं, बीपीएल में नहीं है लेकिन एक औसत जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम किसको देखते हैं, आप किसको देखते हैं? हम सिर्फ उन गिने चुने सिर्फ 2% उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो काफी अच्छा पैसा कमा चुके हैं, और हमारे दिमाग में ये परसेप्शन भर दिया जाता है कि नहीं डॉक्टर्स के पास बहुत पैसा है। भाई 90% डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति एक सामान्य बिजनेसमैन या एक जो मार्केट में दुकान खोल के बैठा है उससे भी कमजोर है। लेकिन ये एक आर्थिक मुद्दा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। और इस पेशे में जो भी चिकित्सक आता है वो उस जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आता है। आपके जो परिजन हैं वो एक्सपायर हो गए, आप कल्पना नहीं कर सकते उस क्षण उस चिकित्सक के सीने में भी कितना गहरा दर्द उठा होगा। लेकिन हम जीते हैं, हम काम करते हैं उस मुस्कान के लिए। हमारे पास 100 मरीज आते हैं, उनमें से जितने मरीज ठीक होके जाते हैं वो हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं, एक 60 साल का मरीज आता है, जाते समय वो सर पे हाथ रख के जाता है, हम हमारी सैलरी उसको मानते हैं। एक मरीज का परिजन अगर जाते समय चेहरे पे स्माइल देके जाता है, हम मानते हैं कि उसने हमारी फीस चुकता कर दी। लेकिन हमारी डॉक्टर की एक बात मैं काटना चाहूंगा यहाँ पर, और वो ये है कि हमने प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज किया है, और इस प्रोफेशन की क्या मर्यादा है, इस प्रोफेशन से आम आदमी को क्या उम्मीद है, इसको हमने महसूस करते हुए चूज किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं वही करता हूं जो डॉक्टर चौधरी करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं ये सारी उम्मीदें करते हैं, लेकिन ये बात हमें इस पर्सपेक्टिव में देखनी है, जब आप और हम सामने बैठे हैं तो हम आपकी उम्मीदों से अलग नहीं है। हमें भी ये मालूम है कि हमसे उम्मीद क्या उम्मीदें रहती हैं। आप हमें सर्टिफाई करते हो, आपके में खुद कह रहा हूं, लेकिन क्या जैसे उन्होंने मेरे को उन फैक्टर्स के कारण हम डॉक्टर और ये मीटिंग हम ये चाहते भी नहीं थे कि सिर्फ आपको संतुष्ट करने के लिए हो कि हम जवाब दे दें, हर बात का हमारे पास जवाब हो। हमें हमारा इंटरव्यू हम जब जाएंगे तो आपकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। आपने जो जो बोला है मन में हम नहीं कहना चाहते। एक सर एक जो प्रॉब्लम आती है तो इनके क्या होता है कि अपने जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उसमें क्या है अभी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, भामाशाह योजना, बीपीएल। तो मेरा
यही निवेदन है कि केवल एक योजना चालू करे। तो मरीज के रिश्तेदार ये सोचते हैं कि मैं कौन सी योजना के अंदर इलाज कराऊंगा, तो कार्ड ढूंढता बेचारा, तो मैं भवासा से कराओ, बीपीएल से कराओ या उससे कराओ। तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी रहनी चाहिए ताकि एक कार्ड रहे, तो समय का बचत होगा उसको और डेफिनेटली इसमें सुधार आएगा, मरीज का सुधार आएगा। मैं वो कह रहा हूँ, जैसे आपके कहते हैं, जैसे उन्होंने मेडिकल में दवा लिखी 1700 का इंजेक्शन लिखा, उन्होंने खुद ने मेरे हमसे कहा इनसे कि आप सामने जाना, वो मेडिकल है वहाँ दवा मिलेगी, वो इतनी मिलेगी, कोई बात नहीं, आपका 1700 मिला कि 2000 मिला, कोई लगाना तो था ही, मतलब नहीं था। वो इंजेक्शन आपको कई और मेडिकल है 1200 मिल रहा है। तो हम ये कहना चाहते थे, आपके उपभोक्ता मेडिकल है अपना वहाँ पे अंदर, वहाँ पे हर चीज दवा मिले। हम तो सरकार माध्यम चाहते हैं, गरीब आदमी है। एक बात अभी अपन ने इसी बात की चर्चा की थी कि हर वही कि एक यूनिवर्सल प्राइस होना चाहिए जेनेरिक मेडिसिन का, उपभोक्ता नहीं है, लेकिन उसमें नहीं है, उसमें सारी चीजें नहीं है। सर हम बाजार में एक शर्ट लेने जाते हैं, बाजार में हम एक शर्ट लेने जाते हैं, एक शर्ट 100 रुपए का भी मिलता है, एक शर्ट 5000 का 150 का भी मिलता है। तो सर ये कंपनियां निर्धारित करती हैं, क्योंकि क्वालिटी का भी फर्क आता है इसके अंदर, ये हम निर्धारित नहीं करते, इसमें डॉक्टर की गलती ये मान के चलता है कि जो बेशक ये बात आप तय नहीं करते, इसमें डॉक्टर की कोई गलती, डॉक्टर नहीं, दवा की कीमत आप तय। और सर मैं लेकिन कहा उसके बारे में देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बताया कि वो इंजेक्शन उस दवाई में मिलेगा, पेशेंट सीरियस होता है, पेशेंट घबरा नहीं हो, हर महंगा इंजेक्शन हर दुकान पे नहीं मिलता है। तो सर वो मेडिकल वाले खुद कह दिया मुझे कि आपको उन्होंने भेजा है, वहां से भेजा, मेडिकल वालों को नहीं, हर ये जैसे हार्ट अटैक का ये भ्रांतियां हैं। देखो विश्वास डेवलप करना, इंजेक्शन हर कोई नहीं रखता, जैसे हार्ट अटैक में स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन आता है तो वह हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन नजदीकी जो कोई होता है ना, तो पेशेंट की जान बचे, टाइम खराब नहीं हो, तो वो जो नजदीक होगा ना वहाँ लिखेगा। नहीं उपभोक्ता मेडिकल दिमाग में तो ये आएगा ना सर कि उस मेडिकल ने नाम लिख दिया कि आपको उन्होंने भेजा है ना, ऊपर से भेजा ना, मैंने आपको भेजा तो कार्ड वही है, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, इसलिए पता होता है कौन भेजेगा हार्ट अटैक वाले। मैं हड्डी का डॉक्टर तो पता लगा, हड्डी की दवाई लिखूंगा, पता है कि वो हड्डी का डॉक्टर वही भेजा तो मेडिकल की दुकान पे ही ना दवाई ले, वो तो समय खराब नहीं हो। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक उदाहरण में और बताया सर, आपको 1400 की 1700 में दवाई दी या जो भी था उसको आपको भेजा तो उससे दवाई की दुकान पे। मेरे फादर की तो पाँव की हड्डी टूटी, अस्पताल में 4 दिन भर्ती रखा गया, बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन के थिएटर मिला, टेबल पे लेकर के आए और मेरे से कहा इसमें रॉड डलेंगी। मैंने कहा मैं रॉड कहाँ से लेने जाऊं? तो मुझे बताया गया कि ये रॉड सिर्फ एक ही दुकान पे मिलेगी और वो दुकान थी टायर वाले की। क्या आप विश्वास करेंगे, ये खुद मेरे साथ में बीती हुई घटना बता रहा हूं मैं आपको कि एक दौर में, जवाब मैं दूंगा सर, एक दौर में उसका जवाब मैं हमारे यहाँ की व्यवस्था MBS की बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की नहीं बता रहा हूँ, कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। परसेप्शन आप कह रहे हैं ना, परसेप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें फील मतलब ऐसी महसूस होती हैं कि ये हो क्या रहा है। मेरी मदर का पाँव सूजा तो उनसे ये कहा गया कि हार्ट अटैक आने वाला है, एक निजी हॉस्पिटल का मामला बता रहा हूँ, पाँव सूजने में हार्ट अटैक की बात हो गई। तो जब समाज में इस तरीके की घटनाएं आएंगी तो स्वाभाविक रूप से पेशे का मान स्तर कम होगा। आपने कहा सर वो जो रोड वाला जो आपने बताया कि ऐसा होता है, लेकिन अपने यहाँ पे जो लाइसेंस दे रखा है, जो बेचने का अधिकार दे रखा है, वह किसी को फिक्स नहीं कर रखा है इन्होंने। हाँ, तो हो सकता है कि वो जो आपको बोल रहे हैं कि टायर वाला हो, कोई उसका भाई हो और उसके पास डीलरशिप हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, संभावना बता रहा हूँ सर मैं, कई साल पहले क्योंकि नहीं सर मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है वो जो आप बता रहे हो दुकान बता रहे हो, उस दुकान वाले का कोई ब्रदर हो और कोई डीलरशिप उसके पास हो, तो वो हो सकता है कि वो उस कंपनी के इंस्ट्रूमेंट वो उसके पास रखता हो जो अवेलेबल है, तो हो सकता है इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा पुअर है यहाँ पे। और सर जो पाँव सोचने वाली बात है सर, जो CHF होता है राइट आर्टेरियल जो फेलियर रहता है, तो सर उसमें क्या है कि पैरों में सूजन आती है, तो सर ये DVT मेडिकल नॉलेज की बात है सर। नसों की प्रॉब्लम थी जो 700 रुपए की दवाई में ठीक हो गई, बिल्कुल सही हो सकता है सर, लेकिन एक जनरल बात और जनरल अवेयरनेस की बात है। जनरल अवेयरनेस, किडनी की प्रॉब्लम होती है, एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो जब पूरी किडनी की दिक्कत पूरी होती बॉडी को है इफेक्ट तो करती है। आंखों के चारों तरफ और चेहरे पे सूजन आती है, ये नहीं और हार्ट की दिक्कत होती है तो सबसे पहले पाँव में सूजन आती है। तो अगर इसकी 1% संभावना हो तो भी हम लेके चलते हैं कि हो सकता है हार्ट की दिक्कत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं चिकित्सा विज्ञान का जानकार नहीं हूँ सर, हमारा निवेदन मुकाबले जानकारी हम नहीं लोग यही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मानवता में कहीं न कहीं कभी कभी चूक होती है,
इसको हम पहले भी कहा था कि हम भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, किसी 99% बचाते हैं, मत मानो, तो 1% किसी कारण से यदि वो होती है तो वही याद रहती है, 99% याद नहीं रहता। चलिए आपके और हमारा ये है, हम हमेशा हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। लोगों को ये रहे कि हम ये चाहते हैं कि हमारा लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता रहे, ताकि हम लोग ज्यादा ज्यादा सेवा, और इनको जो दुख होता है किसी कारण से वो भी हम कम करने का कोशिश करेंगे। नहीं हो डॉक्टर पर तो सब पे विश्वास है क्योंकि भगवान के साथ अवतारी आप लोग ही हो, मैं खुद मानता हूँ। नहीं सर, यही गलती कर बैठते हैं। यदि हम सच में भगवान होते हैं तो एक भी मौत नहीं होती हमारे हाथ से। भगवान का ठीक है, हमारे हाथ से जो इलाज हो रहा है वो लाइन करना चाहूंगा मैं। एक शाश्वत सत्य है कि कोई भी चिकित्सक किसी मरीज से 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ले सकता है, यानी 100-200 मशीर, लेकिन कभी भी कोई भी चिकित्सक किसी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। नहीं सर, हम वही आपने एक चीज और देखी, हो सकता है कहीं कोई किसी से पैसे ज्यादा ले ले और नहीं आगे होगा, आर्थिक खर्चा आगे भी नहीं होगा जाए, लेकिन कोई भी चिकित्सक कभी किसी मरीज के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये कभी भी संभव नहीं। और एक मेरा सुझाव था, सुझाव की जानकारी भी आपसे चाहते हैं कि जैसे आपके बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जी सर, और बेहिसाब उसमें प्रेशर है मरीजों का, तीमारदारों का। बिल्कुल सर, क्यों नहीं अपन या आप और हम सब सोसाइटी मिल करके राज्य सरकार से ये कहें कि जिस तरह आपने वार्ड बॉय रखे हुए हैं जी सर, जिस तरह आपके नर्सेज हैं, आप एक और पद सृजित कीजिए कि जो आउटडोर से मरीज आ रहा है या एक्सीडेंट में कोई घायल आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं या इस तरीके के आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो उनको कंट्रोल करें और उनको तरीके से समझाइश करी जाए। बिल्कुल सही। ताकि आप तक आने के बाद में बिल्कुल सही बात, पहले वो एक बार उसको रोके, उसको समझाएं, मरीज के तीमारदारों से कहें कि आप हटिए, ये हमें दे दीजिए, अब ये हमारा है। पहले सर क्या था कि ये 4th क्लास जो हुआ करती थी उसमें स्वीपर्स भी आते हैं कर्मचारी और वार्ड बॉय भी आते हैं, तो ये रेगुलर पोस्ट हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट पोस्ट को खत्म कर दिया। जब परमानेंट थे तो ये कंट्रोल में थे, हमारे एडमिशन के कंट्रोल में थे और इनकी जवाबदेही थी उस अस्पताल के प्रति। अब ये हो गया कॉन्टेक्ट पे हो गया। अच्छा, ये सब सुविधा तो हर सुविधा में चली गया 4th क्लास, तो तब से सर ये कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पोस्ट है ये भी रेगुलर होनी चाहिए। वार्ड बॉय 4th क्लास जो सर्विस है वो भी रेगुलर हो, ताकि उसको मरीज के प्रति भी और उस संस्था के प्रति भी जिम्मेदारी हो, तो ये कम्युनिकेशन गैप कम हो सकता है। और सर आपने देखा होगा पिछले लगभग 20 साल से, हम पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है हम गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, हम गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं और गवर्नमेंट की हमसे अपेक्षाएं रहती हैं। लेकिन पिछले लगभग 20-25 साल में किसी भी अस्पताल में, और इवन मेरे को ध्यान है किसी स्कूल में या अन्य सरकारी संस्थाओं में किसी भी तरह की क्लास 4 की या स्वीपर की भर्ती नहीं आई है। कुछ जो लगे हैं वो सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति हुई है। तो जब मेन सिस्टम, आपने देखा होगा अस्पताल से जुड़ी तस्वीरें जब भी आती हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है गंदगी का। अस्पताल में यहाँ पे गंदगी मिली, टॉयलेट है वो उसको रेगुलर कराया जाएगा। और सर एक चीज और है, इनको डर नहीं है अस्पताल में जब भी 4th क्लास जो होते हैं, जब भी सर इनको डर नहीं है, क्योंकि अगले साल चेंज हो जाएगा। 1 साल की जिम्मेदारी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 साल का होता है इनका। तो इनको मेरा निवेदन ये है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, इन पदों को, पदों को रेगुलराइज किया जाए, तो उसके प्रति, संस्था के प्रति भी और मरीज के प्रति भी, अपने कर्तव्य के प्रति इनको सोचेगा कि हाँ मेरा जब रिटायरमेंट हो तो ढंग से हो और लोगों को मेरी पहचान बने। इनको तो जब ये जो संविदा पे है, हर साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज होता रहता है, तो जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। तो इसको सोच के ये लगाया था कि भाई इसमें सुधार होगा, तो लेकिन ये हमारा जो है दिनों दिन जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है इसको रेगुलर किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पोस्टमार्टम रूम जो है मेडिकल कॉलेज का वो अभी तक चालू नहीं है। हाँ, प्रयास जारी है उसका। स्पेशलिटी विंग का प्रारूप भी बनकर तैयार है, तो हमारा इमरजेंसी के मरीजों को क्या वैसे ही इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, हमारा इसमें बहुत जल्दी ही इस मोर्चरी को चलाने का विचार है। मैं भी आरएम हूँ इस अस्पताल का, तो अभी हम केवल 1-2 कमरे प्रशासन से बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इस न्यू मेडिकल कॉलेज में मोर्चरी चालू होने वाली है, क्योंकि बिल्डिंग बन गई है, डीप फ्रीजर आ चुके हैं और मेडिकल जूरिस्ट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ये मोर्चरी चालू होने वाली है। चलिए, हमारे दर्शकों को अब आप ये भी बता दीजिए कि नए मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं जो अपनी आई हैं, उसमें किन किन क्षेत्रों में मरीज वहां पे आकर के देख सकते हैं, ताकि दर्शकों को इस बात की जानकारी बहुत सारी नहीं है कि वहां पे क्या क्या सेवाएं नई शुरू हुई हैं। जैसे इसमें कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, सीटीवी सर्जरी है,
तो ये सारी जो स्पेशलिटी सुपर न्यूरोलॉजी है, तो ये सारी जो सुपर स्पेशलिटी है, जिनको यूँ बोल सकते हो किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, प्लास्टिक सर्जरी से कोई बीमारी हो, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, नसों से रिलेटेड कोई बीमारी हो, जो भी, तो वह सब चीज़ों का जो सुपर स्पेशलिटी है, यूरोलॉजी से संबंधित हो, तो ये सब चीज़ें हैं सुपर स्पेशलिटी विंग में। इनकी सेवाएं अभी आउटडोर के रूप में चालू कर दी गई है, ताकि थोड़ा सा लोड इस पर कम हो जाए, और जैसे जैसे स्टाफ आएगा और फैसिलिटी होगा तो दूसरे विंग भी चालू होंगे। अभी ओपीडी चालू हो चुका है और लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ उठाएं। मैं दर्शकों से, मैं आपके बिहाफ पे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो भी अटेंडेंट हैं, मरीज के रिश्तेदार हैं, सब लोग जो भी जाएं, एक तो कम से कम भीड़ करें, ठीक है, जाते हैं इमरजेंसी में, अच्छी बात है, लेकिन सर इस मानसिकता से जाएं कि वो अपने आप पैसा वहां पे सरकार ने लगा के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं, हम उनको साफ सुथरा रखें, एक चीज। दूसरी ये है कि हम इस मानसिकता से जैसे प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पे गंदगी नहीं करते हैं, वहां पे जगह जगह थूकते नहीं है, सब जगह यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में अभी जो सुपर स्पेशलिटी काउंटर वो हॉस्पिटल और बन गया है, वहां पे सब जगह ये साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि यहाँ कृपया ना थूके। वहां पे बड़ी बड़ी पन्नियां लगानी पड़ती हैं। हमारे जो स्वीपर है वो बेचारे दिन भर उसमें सफाई करते रहते हैं, लेकिन सर आप देखना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही मरीज जाते हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेज जमा थे। बस मानसिकता थोड़ी सी अटेंडेंट की, उनके तीमारदारों की बदलनी पड़ेगी कि भाई प्राइवेट की बजाय हम सरकारी में जाएं, लेकिन वो हमारा खुद का अस्पताल है, हमारे जेब से पैसे लग के बनाए गए हैं, तो इसलिए उसको साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर ये कोई व्यक्ति जांच करना चाहता है, मान लो एक सोनोग्राफी जांच करानी है उसको, तो कितने समय में नंबर आता है उसका? देखो वो डिपेंड करता है कि आपकी सोनोग्राफी की जो कंडीशन है इमरजेंसी है या रेगुलर है। नॉर्मल है, नॉर्मल में 3 से 4 दिन लगते हैं सर, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि रेगुलर के। आपकी बात करने दो, नॉर्मल सोनोग्राफी कराने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 15 से 16 दिन लगते हैं, और नंबर उनको 15 दिन और जो इमरजेंसी खराब होगी वो बात अलग है। आपकी इस बात से हम सहमत हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल पे मरीजों का कितना लोड है। आपकी इस बात को मैं मान सकता हूं कि मौसमी बीमारियां एक सीजन में हो सकता है, चलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना लोड है। समय का ध्यान रखिए डॉक्टर साहब। आपने पूरी सुना, डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष रखा। आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स को कि वो क्या करें ऐसा कि ताकि इस जैसा घटनाएं वापस ना हो जैसा आपके साथ में हुआ? आप क्या मतलब चाहती हैं, इस जो साक्षात भगवान है हमारे लिए धरती पर, संक्षेप में आप उनसे क्या चाहेंगी? बोलिए बोलिए माइक। नहीं बोलो ना, क्या चाहते हो आगे के लिए, क्या होना चाहिए हमसे? मैं डॉक्टर बैठा हूँ, आपसे क्या चाहते हैं? डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ये क्या है कि मिडिल क्लास से बिलो रखते हो, कोई बात नहीं है तो बोलने कोई बात नहीं, घर से निकले भी आज शायद कोई बात नहीं है, क्योंकि पति देव जाने के बाद निकले घर से, कभी निकले भी नहीं। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आप हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है वो बता दीजिए। हम तो कहते हैं यदि इनके मान लो गिराजी जो हमारे दादा थे, बड़े थे, तो वो एक्सपा हो गए, तो डॉक्टर को पुनः चीता बाद में भाई तुम्हारी दिनचर्या कैसे चल रही है, हम सरकार से क्या किए आपके लिए। इनके घर पे सब जनपति आए, बैठ के गए, सब बोल गए कि भाई आपकी सेवा माध्यम कहता हूँ कि इसकी देखरेख हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज सब पढ़ाई का खर्चा सब कुछ होता है, ये घर के मकान तो है इनके पास, लेकिन दिनचर्या कैसे चल रही है इनकी, ना डॉक्टर ने पूछा, ना किसी जनपति पूछा, ना कोई पूछना आ रहा है। अच्छा। हम तो कहते हैं कि आप बच्ची, चलो ठीक है, हम लोग मोहल्ले के 4-5 जने मिलकर का खर्चा उठा रहे बच्चे के लिए, हम भी कब तक उठाएंगे? हमारी भी बच्चे, हम भी कल हमारी घरवाली को बोल देंगे कि भाई तुम्हें क्या मतलब आ रहा है, कर लिया तुमने, जब तक करना था 1-2 साल तुमको नेतागिरी समस्या वगैरह कर लिया। सर हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे के लिए सरकार से आप ये कह सकते हैं बच्चे के लिए कल दिनचर्या कैसे चले, आज स्कूल फ्री होना चाहिए इसके लिए जो हो रहा है, 20 में बच्चे स्कूल फ्री इस वक्त अपने सामने हम लोग डॉक्टर से आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर से क्या अपेक्षा सरकार ये जो काम है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बनी हुई है। और रही बात डॉक्टर्स की, मैंने पहले बताया कि हमारे पास अस्पताल में आज की तारीख में कोई भी अटेंडेंट न पिता पुत्र को, न पुत्र अपने माँ बाप को, न किसी रिलेटिव को घर में नहीं मरने देना चाहता। कितना भी सीरियस हो वो अस्पताल लेके आता है, और जो मैक्सिमम डेथ होती है आज की तारीख में अवेयरनेस की वजह से है, वो अस्पताल में होती है। तो डॉक्टर्स बचाने की कोशिश करता है, बाकी दुख जरूर होता है उनको, क्योंकि कुछ कंडीशन जिसमें बॉडी सपोर्ट करती है
तो मेडिसिन चालू हो जाती है, तो वो बॉडी यदि रेस्पॉन्स करती है तो बच जाता है, और यदि बॉडी उस लायक नहीं है जो रेस्पॉन्स करे तो उसको डेथ स्वाभाविक है। तो वो नेचुरल जो चीज़ है वो अपनी जगह पे है, तो हम प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बचा पाते हैं। दूसरा बाकी ये जो है कि भाई इस बच्ची का क्या होगा, ये सब चीज नेचुरल है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ये सब चीजों के लिए बना हुआ है। बच्चे के लिए भी व्यवस्था है कि भाई ये इतने साल तक इसकी पढ़ाई फ्री होगी, और कुछ विधवाओं के लिए भी अलग से कुछ वो रखे, तो ये वहाँ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुनेगा। अंत में मैं लेकिन प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए उसका। सर मैं एक रामबाण बात कहना चाहूंगा जो सर ने इस वार्ता के शुरुआत में कही थी। सब चीजों का सॉल्यूशन होने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चिकित्सक और जो मरीज हैं उनका रेशियो अगर संतुलित होगा तो ही सारी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। क्योंकि आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि आप अस्पताल में जाते हो तो आपको कई बार आपत्ति होती है कि चिकित्सक की भाषा है वो उतनी पोलाइट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वही चिकित्सक जो 5 मिनट में एक मरीज देख रहा है, अगर वहां चिकित्सक इतने हुए कि वो एक मरीज को 20 मिनट दे पाएगा तो नेचुरल सी बात है उस पर लोड कम होगा और वो और ज्यादा पोलाइटली और ज्यादा प्यार से बात कर पाएगा। तो अगर ये रेशियो संतुलित होता है तो निश्चित रूप से आपकी ये जो शिकायत है और जायज शिकायत है इसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो हमारा समय जो है लगभग पूरा होने को आया। बिल्कुल काफी लंबी चर्चा हो गई है। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को देंगे विराम। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और यहाँ आए सभी मेहमानों को STM टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।